नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं कृष्ण हूँ। पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 4, गोकुल में भेड़िए का आतंक। खैर, इसी तरह समय बीतता जा रहा था और बीतते समय के साथ साथ मैं भी बड़ा होता चला जा रहा था। कहने की ज़रूरत नहीं कि बड़े होने के साथ साथ मेरी शैतानियाँ भी बढ़ती चली जा रही थी। साथ ही बढ़ती उम्र के साथ मुझे वार त्योहारों में मज़ा भी खूब आने लगा था और गोकुल में वार त्योहारों की तो वैसे ही कोई कमी नहीं थी। लो, त्यौहार याद किया और त्यौहार हाजिर हो गया। गोकुल में हर साल हिंडोले का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार भी समय रहते हिंडोले की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थी। मुझे तो यूं ही उत्सव बहुत पसंद आने लगे थे। मेरा मन तो उत्सव की चर्चाओं से, उसकी तैयारियों से ही प्रस्फुल्लित हो जाया करता था। यहाँ तक कि अब तो मैं बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा भी लेने लगा था। यह तो मेरी व मेरे प्यारे गोकुल की बात हुई। उधर मथुरा में कंस की मानसिक दशा दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। उसकी सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि वह अपनी परेशानी किसी से कह भी नहीं सकता था। लाख चाहने के बावजूद वह मेरे बाबत किसी से चर्चा नहीं कर सकता था। और परेशानी के बाबत यह सर्वविदित सत्य है कि वह बांटने से घटती है, जबकि मन में रखने से वह कभी भी विकराल स्वरूप धारण कर लेती है। यही कंस के साथ हो रहा था। मन ही मन अकेले परेशानी झेलने के कारण दिन ब दिन वह विकृत होता चला जा रहा था। जब पूरा राजमहल ही शंका के दायरे में हो तो किसी से कुछ कहा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि यह खबर फैलने के बाद मेरी मृत्यु होने का हंगामा खड़ा हो सकता था। यह भी हो सकता था कि मेरे बचे होने की पुष्टि होने पर मेरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाए या फिर कई और लोग मेरे समर्थन में आगे आएं। यह भी हो सकता था कि कुछ लोग मेरी सहायता को भी आगे आएं, क्योंकि नारद के गणित का बल तो मेरे साथ आज भी जुड़ा हुआ ही था। यानी मुझे खत्म भी करना था, वह बात भी मन में रखनी थी। अब जब बात करने को कोई था ही नहीं और बातें कर मन हल्का करना जरूरी भी था, तो विकृत कंस राजमहल की दीवारों से बात करने लग गया। शायद यह सोचकर कि कम से कम दीवारों के कान तो नहीं होते। क्या सचमुच वह देवकी की 8वीं संतान है? यदि ऐसा है तो कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल हो सकता है? मेरे ही राजमहल में मेरे शत्रु कहाँ छिपे बैठे हैं? लेकिन पत्थर भी कभी बोलते हैं। सच तो यह है कि उल्टा पत्थरों से बात कर करके धीरे धीरे कंस का मन भी पत्थर होता जा रहा था। उसकी मनोदशा तो इस कदर बिगड़ गई थी कि वह रात भर नींद में भी बड़बड़ाता रहता था। क्या यह वही है? क्या वह सचमुच जीवित बच निकला है? ऐसा है तो उसे जल्द ही खत्म कर देना चाहिए, मगर कैसे? यही उसकी चिंता का विषय बना हुआ था। हालांकि उस समय तो मैं इन सब बातों से अनजान था, पर आज तो गर्व से कह ही सकता हूँ कि उस छोटी सी उम्र में भी मैं इतना बड़ा हो गया था कि हमारा राजा तक दिन रात मेरे ही ख्यालों में खोया रहता था। खैर, इन्हीं बेचैनियों के चलते एक दिन देर रात कंस अपने कक्ष में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। तभी अचानक उसे हिंडोले के त्यौहार की याद आई। हिंडोले की याद आते ही उसे जाने कहाँ से शटक याद आया। शटक मथुरा का सबसे तेज धावक था। उसकी खूबी यह कि वह रथ से भी तेज भाग सकता था। बस क्या था, दूसरे दिन उसने शटक को राजमहल बुलवाया। शटक के आने पर उसने उसे निर्देश दिया कि वह हिंडोले के त्योहार वाले दिन गोकुल पहुंच जाए। वह नंद पुत्र कृष्ण को उठाकर यहाँ ले आए। शटक, जो कंस का आज्ञाकारी सेवक था, उसे तो कंस की हर बात तहे दिल से स्वीकार ही थी। वह बस
उसी क्षण गोकुल के लिए रवाना हो गया। इधर कंस के बद इरादों या शटक आगमन से पूरी तरह बेखबर गोकुल पूरे उत्साह से उत्सव की तैयारियों में जुटा हुआ था। आश्चर्य यह कि जिसके सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था, यानी कि मैं सबसे ज़्यादा उत्साहित था। इन सब के चलते आखिर उत्सव का दिन भी आ ही गया। सब गोकुलवासी नए नए वस्त्रों से सजे धजे सुबह होने से पहले ही अपने अपने घरों से निकलकर रंग बिरंगे वस्त्रों में नाचती कूदती गोपियां व ढोल ढमाकों के साथ निकल पड़े गोपों ने मिलकर गोकुल की गलियों में ही उत्सव सा माहौल बना दिया था। प्रातः काल होते होते तो आधा गांव प्रांगण में एकत्रित हो चुका था। मेरा मन तो कब से प्रांगण जाने को कर रहा था, लेकिन क्या करूं, मेरा साज श्रृंगार अब भी जारी था। माँ मुझे बाहर बरामदे में ही सजाने बैठी थी। आज माँ के पहनाए पीले रंग के रेशमी वस्त्र मुझ पर बहुत फब रहे थे, और यह कम था तो माँ ने ऊपर से नीचे तक मुझे गहनों से भी लाद रखा था। यह सब तो ठीक, पर उधर एक तो वैसे ही घर के बाहर से आते जाते गोप गोपियों को देखकर मैं बड़ा उत्साहित हो रहा था। वहीं हर कोई आता जाता मुझे साथ चलने का निमंत्रण भी दे रहा था। ऐसे में भला मैं कहाँ तक सब्र रखता। मेरा मन तो वैसे ही उनके साथ जाने को तरस रहा था। बस मैं माँ के अति साज श्रृंगार से तंग आ गया। आखिर कब तक नाचते कूदते गोपियों को बरामदे में बैठा देखता रहूं। माँ का बस चलता तो शायद वह मुझे घंटों और सजाती रहती। सचमुच मैं तो उसका जीता जागता खिलौना हो गया था। आखिर मेरे सब्र की इंतहा हो गई। यूं भी अब मैं बड़ा हो चुका था, कब तक उसका खिलौना बना फिरता। मैं तुरंत माँ का हाथ छुड़ाकर चालू श्रृंगार में ही गोपियों के एक झुंड के साथ उछलता कूदता प्रांगण जा पहुंचा। वहां तो पहले ही पूरा गांव प्रांगण में एकत्रित हुआ जान पड़ रहा था। सबका उत्साह व उमंग देखते ही बनता था। नाच गान तो कब से चल रहा था, यानी मुझे ही आने में काफ़ी देर हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, आते ही मैं भी आने वाली मौत से बेखबर पूरे उत्साह से गोप गोपियों के साथ नाच गान में शामिल हो गया। यहाँ नंद जी व अन्य बुजुर्गों के आते ही हम सभी एक साथ गोवर्धन जाने के लिए निकल पड़े। हिंडोले का त्यौहार हर वर्ष वहीं मनाया जाता था। हम अपने साथ आवश्यक भोजन सामग्री ले ही चल रहे थे। बस पहला पड़ाव हमने यमुना किनारे डाला। वहाँ सबने थोड़ा भोजन ग्रहण किया, पानी पिया व साथ ही बुजुर्गों ने कुछ विश्राम भी किया। इधर मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस दरमियान हम लोग थोड़ा खेल कूद भी लिए। खास बात तो यह कि मारे उत्साह के मैं और भैया गोपों के साथ सबसे आगे चल रहे थे। चल क्या रहे थे, चल तो गोप रहे थे, हम तो उनके साथ साथ दौड़े जा रहे थे। इधर हमें दौड़ता देख कुछ और हमारे हम उम्र बच्चे और हमारे साथ हो लिए थे। सचमुच नाचते कूदते इस तरह यात्रा करने का बड़ा ही मज़ा आ रहा था। बस ऐसे ही नाचते गाते दोपहर होने से पहले ही हम गोवर्धन पहुंच गए। आप मानेंगे नहीं कि गोवर्धन भी हम गोपों के साथ उनकी बराबरी पर ही चढ़ रहे थे। आप मानेंगे नहीं, हम गोपों के साथ उनकी बराबरी पर ही चढ़ रहे थे, और इसी से हमारे उत्साह का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाँ, गोपियाँ अवश्य धीरे धीरे चढ़ रही थी। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग लोग अपने अपने हिसाब से चढ़ रहे थे। हमें उनका इंतज़ार भी नहीं था। हमारे ग्वाल मित्र व गोप बंधु चढ़ ही चुके थे, यानी हमारा खेलना कूदना प्रारंभ हो गया था। वैसे कुछ ही देर में बुजुर्ग व गोपियाँ भी आ पहुँची। गोपियों के पहुँचते ही नृत्य के कार्यक्रम शुरू हो गए। यह देख बुजुर्ग अपने अपने हिसाब से चारों ओर पैर की छांव खोजते हुए फैल गए। अच्छा ही था, उनके लिए थकान मिटाना आवश्यक था।
हम लोग अब भी अपने नाचने गाने में मस्त थे। अच्छी बात यह थी कि हमारा पूरा खेल कूद व नाच गान गोलाकार में फैले बुजुर्गों के मत ही चल रहा था। निश्चित ही इससे उनका मन भी लगा हुआ था। उधर दोपहर होते होते हम लोग भी थक गए। एक तो गोवर्धन तक चलकर आए थे, ऊपर से खेले कूदे भी थे। अब भूख ने सबको बुरी तरह घेर लिया था। अतः कुछ देर का विश्राम रखा गया व उस दरमियान सबने डटकर भोजन किया। भोजन करते तो कर लिया, पर ज़्यादा खाने से सुस्ती छा गई। थकान भी कई गुना उभरकर सामने आई। सारा उत्साह ठंडा पड़ गया वह सभी सुस्ताने में लग गए। सुस्ताकर उठे नहीं कि लौटने का समय हो गया। संध्या होने तक गांव भी पहुंचना था। मैं बड़ा उदास हुआ। लो, यह तो उत्सव प्रारंभ होने से पहले ही खत्म हो गया। अभी तो मैं जी भर कर खेला भी नहीं था। यूं भी बाल उत्साह का खेलने से जी भरता कहाँ है। खैर, हम लोग अभी गोवर्धन से उतर ही रहे थे कि तभी कुछ गोपों ने एक लंबे चौड़े अनजान व्यक्ति को एक पेड़ के पीछे घात लगाए बड़े खड़े देखा। उनको कुछ शंका हुई। उन्होंने तत्क्षण चिल्लाकर सबको सावधान किया। यह सुनते ही नंद जी तुरंत दौड़कर आगे आए, जहां मैं व भैया चल रहे थे। उन्होंने आते ही तुरंत गोपों को हम दोनों भाइयों को घेर कर चलने का निर्देश दिया। गोपों ने भी फुर्ती दिखाते हुए तुरंत उनके आदेश का पालन किया। अब सभी लोग हमारे पास पास चल रहे थे। यह सब क्या हो रहा था मेरी समझ के बाहर था। हाँ, कुछ सावधानी बरती जा रही थी, इतना जरूर समझ आ रहा था। परंतु सावधानी तो खतरे का सामना करने हेतु बरती जाती है, लेकिन यहाँ खतरा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। यानी बाकी तो काफ़ी कुछ समझ आ रहा था, पर खतरे को पहचानने के लिए मेरी समझ छोटी पड़ रही थी। तभी दूसरी तरफ शटक पेड़ के पीछे छिपे छिपे ही यह तमाशा देख रहा था। सभी को सिकुड़ कर एक साथ चलते देखकर स्वाभाविक रूप से उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। ऊपर से मैं और भैया तो चारों ओर से घिरे हुए थे। ऐसे में उसका चिंतित हो उठना लाजमी था। इधर हम लोग अब धीमी परंतु सुरक्षित गति से पूरी सावधानी बरतते हुए गोवर्धन उतर रहे थे। यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं कि शटक भी चुपके चुपके हमारा पीछा करता हुआ नीचे उतर ही रहा था। मुसीबत यह कि उसका निशाना मैं था और मैं चारों ओर से घिरा हुआ था। यानी मुझ तक पहुंचा कैसे जाए, यह उलझन बनी हुई थी। वहीं यह भी तय था कि यदि एक बार मैं उसके हत्थे चढ़ गया तो वह मुझे कंधे पर बिठाकर दौड़ता हुआ मथुरा अवश्य ले जाएगा। फिर उसे रोक पाना या पकड़ पाना असंभव हो जाएगा। यानी तब तो वह मुझे कंस के चरणों में धर ही देगा। लेकिन इस समय यह सब कुछ इतना आसान नहीं बचा था। शायद उस बेचारे को गोकुलवासियों से इतनी सजगता की उम्मीद नहीं थी। निश्चित ही वसुदेव जी व नंद जी की सतर्कता ने इस समय उसका आसान कार्य भी कठिन कर दिया था। परंतु कंस का आदेश था, सो उसे सौंपा कार्य पूरा करने का प्रयत्न तो करना ही था। आखिर कंस का आज्ञाकारी किसे कहा। अजब खेल जम गया था। हम लोग अपनी तरफ से सावधानी बरते हुए थे। शटक अपनी ओर से मौके की तलाश में घात लगाए पीछा कर ही रहा था। और मज़े की बात यह कि इस खेल के चलते हम लोग करीब करीब गोवर्धन उतर भी चुके थे। स्वाभाविक तौर पर जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे थे, शटक की बेचैनी भी बढ़ती चली जा रही थी। आखिरकार वह कब तक इंतज़ार करता। अभी गोवर्धन उतरने को है, थोड़ी देर में गांव पहुंच जाएंगे। मौका नहीं मिला न सही, हिम्मत ही सही, यह सोच उसने अपना सब्र खो दिया और वह पूरी ताकत लगाकर पीछे से दौड़ता हुआ आया। वह भीड़ में घुस गया।
उसके इस प्रयास में ही दसियों लोग गिर गए। वह ऐसा झपटा जैसे कोई बाज झपटता है। वह फुर्तीला ही नहीं, काफ़ी ताकतवर भी नज़र आ रहा था। इधर उसे इस तरह झपटता देख सारे गोप मिलकर उस पर टूट पड़े, लेकिन कमाल यह कि फिर भी वह सब पर भारी पड़ रहा था। उधर बुद्धिमानी दिखाते हुए नंद जी ने तुरंत कुछ बुजुर्गों व गोपियों के साथ हम बच्चों को रवाना कर दिया। इसके दो सुखद परिणाम तत्कालिक आए। एक तो हम धीरे धीरे शटक की पहुंच से दूर होते गए, व दूसरा अब तो बचे हुए लोग भी हमारी सुरक्षा से हटते ही शटक पर टूट पड़े। अब शटक कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आखिर था तो वह अकेला ही। इतनी बड़ी क्रूर भीड़ से कब तक लड़ता, जल्द ही गिर पड़ा। वह गिरा क्या, सभी एक साथ उस पर चढ़ बैठे। फिर तो सबने मिलकर लात घूंसे व पत्थरों से कुछ देर में ही उसका काम तमाम कर दिया। निश्चित ही उसकी मृत्यु के साथ ही नंद जी ने राहत की सांस ली। स्वाभाविक रूप से गोपों ने भी जश्न मनाया। फिर भी इस हादसे ने उत्सव का मजा तो किरकिरा कर ही दिया था। यही नहीं, हादसे के कारण पूरा गोकुल कई दिनों तक स्तब्ध रहा। कुछ दिन तो ग्वाल मित्र भी घर के बाहर खेलने कम ही निकलते थे। कुछ अप्रत्याशित घटने का ऊपरा ऊपरी एहसास तो मुझे भी हो रहा था। खैर, समय के साथ यह बात भी जल्द ही पुरानी हो गई। लेकिन मुख्य बात यह कि इस समय मेरा जीवन उम्र के एक अजीब पड़ाव से गुजर रहा था। मैं बड़ा हो गया था, पर इतना बड़ा भी नहीं कि गोपों के साथ गाय चराने जा सकूं। वहीं दूसरी ओर इतना छोटा भी नहीं रह गया था कि गोपियों की मटकियां फोड़ता फिरूं। और बचे मेरे हम उम्र ग्वाल मित्र, तो उनके साथ तो मन लगना कब से बंद हो गया था। अब ले देकर रह गए भैया, तो भैया तो वैसे ही दिन भर उपद्रव सूझते रहते थे उनको, और जो मेरे बस के नहीं थे। उधर सुभद्रा को खिलाने में मेरी अब कोई विशेष रुचि न रह गई थी, यानी हर प्रकार से मैं अकेला हो गया था। ऐसे में एक नया ही खेल शुरू हो गया था। अचानक मैं स्वयं से ही कुछ न कुछ बातें करना प्रारंभ कर दी थी। एक तरीके से कहा जाए तो मैं स्वयं का आत्मविश्लेषण कर समय पसार कर रहा था। यूं भी मेरी बुद्धि का विकास उम्र से कहीं ज़्यादा हुआ ही था, सो मुझे इस समय यह खेल रास भी आ ही रहा था। एक बात तय थी कि जब से मुझ में संकल्प शक्ति का उदय हुआ था, तब से मेरे आत्मविश्वास ने नित नई ऊंचाइयां छूना प्रारंभ कर दिया था। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मेरा विश्लेषक मन अब हर वस्तु बड़े ध्यान से देखने समझने का प्रयास करने लगा था। जब मन कहीं और किसी के साथ लग ही नहीं रहा था, तो मैंने मन आसपास की वस्तुओं को समझने में लगा दिया था। इन दिनों मिली फुर्सत व चढ़े इस नए शौक के सहारे मैंने माता पिता को भी काफ़ी निकट से देखने समझने की कोशिश की, यानी माता पिता के बाबत भी काफ़ी चिंतन किया था। इन्हीं माता पिता के साथ 6 वर्षों से रह रहा था, परंतु आज वे पहले से कहीं ज़्यादा महान नज़र आ रहे थे। सरलता तो दोनों का स्वाभाविक गुण था ही, पर माँ तो प्रेम की साक्षात मूर्त थी। वाकई ऐसे माँ बाप ही अपनी बेटी का बलिदान देकर मुझे बचा सकते हैं। सच कहूँ तो भैया को भी अब कहीं जाकर पहली बार ध्यान से निहारा था। उम्र में भले ही वे मुझसे 2 वर्ष ही बड़े थे, परंतु कद काठी में मुझसे कहीं आगे निकल गए थे। वे स्वभाव में भी मुझसे काफ़ी भिन्न थे। उन्हें बोलना जरा कम ही रास आता था, और झूठ वह तो बोल ही नहीं पाते थे।
वहीं दूसरी ओर नृत्य व संगीत में उनकी कोई रुचि नहीं थी। साथ ही गोपियों से भी उनकी नहीं पटती थी। उनका रस बस उपद्रव व शक्ति प्रदर्शन तक सीमित था। इसके विपरीत मैं बोलने का शौकीन था और झूठ तो मैं बड़े ही सहजता से बोल लेता था। वहीं मेरी न सिर्फ गोपियों से अत्यधिक पटती थी, बल्कि नृत्य व संगीत में मेरी विशेष रुचि भी थी। वैसे ही दूसरी ओर भैया के विपरीत मुझे ताकत की बजाय अक्ल का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद था। आश्चर्य यह कि इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी हम दोनों में गजब का तालमेल था। एक दूसरे का ख्याल हम पूरा रखते थे और आपसी प्रेम तो बेमिसाल था ही। वैसे आगे कहूँ तो इन फुर्सत के क्षणों में मैंने स्वयं के रंग रूप को भी अच्छे से निहारा था। गर्दन तक के लंबे व घुंघराले बाल, बंधे हुए बालों के बीच बंधा हुआ मोर पंख, सांवला रंग, गोल चेहरा, गले में वन फूल से बनी माला, यानी आकर्षक इतना कि स्वयं पर मोहित हो जाऊं। सच कहूं तो इतना ध्यान से देखने पर आज मैं स्वयं के प्रेम में पड़ गया था। हाँ, यदि मेरे इस आकर्षक स्वरूप में कुछ खल रहा था तो वह था मेरा सांवला रंग। मैंने माँ से कई बार पूछा भी था, माँ सारी गोपियाँ इतनी गोरी हैं तो फिर मैं इतना सांवला क्यों हूँ? माँ तू मुझे भी गोरा क्यों नहीं बना देती? उधर मेरी ऐसी हसीन ख्वाहिश सुनकर माँ मुस्कुरा भर देती। बहुत परेशान करता तो हंसते हुए कहती, अरे सांवला है तभी तो इतना मोहक है। खैर अब मैं लाख मोहक सही, दिन भर कोई अपने साथ तो खेल नहीं सकता और दूसरी किसी जगह मन लग नहीं रहा था, न ग्वाल मित्रों के साथ खेलने में न गोपियों को सताने में। आखिर ऐसा कितने दिन चल सकता था? कहीं तो मन लगाना ही था। सो मैंने भैया के साथ मिलकर अपने से कई बड़े गोपों के साथ खेलना शुरू कर दिया। इन खेलने कूदने वाले गोपों का समूह 10 से 15 वर्ष की उम्र का था। कहा जा सकता है कि कुछ नहीं सूझा तो उम्र से बड़ी छलांग लगा बैठा। हालांकि इसका भी एक सुखद परिणाम तत्काल ही आया। बड़ी छलांग लगाते ही मैं अपने भीतर एक बड़ा परिवर्तन भी महसूस करने लगा। सामान्य वक्त तो ठीक, पर अब खेलते कूदते वक्त भी मैं आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखना शुरू कर दिया था। कहने का तात्पर्य मेरा विश्लेषक मन एक तरीके से दिन भर सक्रिय रहने लगा था। धीरे धीरे कर हर वस्तु, स्थिति और हर घटना का विश्लेषण करना मेरा स्वभाव होता जा रहा था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मेरा विश्लेषक मन सक्रियता की सारी सीमाएं लांघ चुका था। यहाँ तक कि अब तो वह गोकुलवासियों की दिनचर्या, उनका रहन सहन, उनकी आजीविका, हर वस्तु समझने का प्रयास करता रहता था। यही नहीं, बुजुर्गों व गोपियों की रोज़मर्रा की गतिविधियों को भी मैंने बड़े ध्यान से देखा था। और इस लगातार के निरीक्षण के बाद मैं गोकुल व यहाँ के जीवन के बाबत कुछ निष्कर्षों पर भी पहुँचा था। इस छोटी सी उम्र में किया गया तारण सचमुच सराहनीय था। सच कहूँ तो स्वयं पर गर्व हो जाए ऐसा था। उस उम्र में किया संपूर्ण विश्लेषण आपको बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। सब मिलाकर गोकुल में करीब 50 ग्वाल परिवार रहते थे। वह जनसंख्या 1000 के अंदर ही थी। गांव पूरी तरह राजमहल यानी कंस की मेहरबानियों पर ही पलता था। राजमहल से नंद जी यानी गांव के मुखिया को गाय व भैंस पालने को दी जाती थी। अर्थात सिर्फ नंद जी का राजमहल से सीधा संपर्क था। नंद जी आगे में गाय भैंस पालने हेतु यहाँ के परिवारों में बांट देते थे, जिसके चलते जवान गोप दिन भर गाय भैंसे चराने जाया करते थे। उनको पानी पिलाना, खिलाना व उनकी साफ सफाई करना ही नहीं,
उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना भी इन्हीं गोपों की जिम्मेवारी थी। यही नहीं, जंगल से आवश्यक लकड़ियाँ, फल फूल लाना भी इन गोपों के कार्यक्षेत्र में ही आता था। यानी गोप दिन भर व्यस्त रहते थे, वहीं गोपियों का कार्य था इन गाय भैंसों को दोहना, इनके बछड़ों को पालना, दही व माखन बनाना और इनका गोबर एकत्रित करना तथा यह एकत्रित किया गया माखन व गोबर के कंडे मथुरा जाकर बेचना बुजुर्गों की जिम्मेवारी थी। और एक मुखिया होने के नाते स्वाभाविक तौर पर पूरे गांव के राजकीय कर व वार्षिक शुल्क का हिसाब किताब रखना नंद जी की जिम्मे थी। अब बच गई महिलाएं तो वे दिन भर घर की साफ सफाई और भोजन आदि की व्यवस्था में लगी रहती थी। बच्चों को पालना पोसना व बड़ा करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी। कुल मिलाकर पूरा गोकुल मेहनत मजदूरी का जीवन व्यतीत कर रहा था। यहाँ का हर व्यक्ति दिन रात अपने अपने काम में व्यस्त रहता था। किसी के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। दूसरी तरफ हम कम उम्र के गोप गोपियाँ दिन भर खेलने कूदने में मस्त रहते थे। यानी इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं था। यदि ध्यान से देखा जाए तो जीवन सिर्फ हमारे पास था, बाकी सबके भाग्य में सिवाय कड़ी मेहनत के और कुछ न था। और इस पूरे सार का सबसे दुखद पहलू यह कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी किसी के पास न तो साधन थे, न किसी के जीवन में स्थिरता ही थी। साधन व स्थिरता तो बहुत दूर की बात है, उन्हें पहनने के लिए अच्छे वस्त्र या खाने के लिए ढंग का भोजन तक नसीब नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि विश्राम के 2 क्षण गुजारने के लिए भी अधिकांश गोकुलवासी तरस जाते थे। ले दे के वार त्योहार पर मनाए जाने वाले उत्सव ही उनके आनंद और आराम का एकमात्र स्रोत था। लेकिन जो था सो था। मैं यह सब बदलने के लिए काफ़ी छोटा था। फिर भी मुझे एक बात का संतोष था कि इस छोटी सी उम्र में कम से कम मेरा विश्लेषक मन गोकुल के जीवन स्तर की वास्तविकता समझने में पूरी तरह से कामयाब रहा था। हालांकि जल्द ही इसका एक सुखद परिणाम भी आया। अब भले ही मैं दिन भर गोप गोपियों के साथ खेला करता था, लेकिन मेरे चिंतन की दिशा गोकुल के कठिनतम जीवन पर बनी ही रहती थी। और तो और आप मानेंगे नहीं कि अब मैंने गोकुल के जीवन स्तर को सुधारने के उपायों पर भी सोचना प्रारंभ कर दिया था। यही नहीं, अब तो अक्सर देर रात तक मैं स्वयं को इन्हीं चिंतनों में उलझा हुआ पाता था। इस लगातार के चिंतन से मुझ में दो प्रमुख परिवर्तन आए। एक तो मैंने माँ को सताना बंद कर दिया व दूसरा गोपियों को भी अकारण सताना कम कर दिया। खासकर उनके माखन व दही की ठोल फोड़ तो पूरी तरह से बंद कर दी। निश्चित ही व्यर्थ के नटखटपन कर माँ की थकान बढ़ाना गलत ही था। खासकर माँ की उम्र देखते हुए तो यह पूरी तरह से गलत था। अब समझदार होने के बाद अपनी माँ की चिंता मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। दूसरी तरफ यह भी समझ आ गया कि कितनी मेहनत कर किन किन उम्मीदों से गोपियाँ माखन निकालती होंगी। मैं वह माखन व्यर्थ ही ठोल देता था। मैं यह भूल जाता था कि उन बेचारों के पूरे परिवार की उम्मीद इसी माखन पर टिकी होती थी। गोकुल की परिस्थितियों का विश्लेषण करने पर आज मैं समझ पा रहा था कि माखन दही का अपव्यय कर सचमुच में कितना बड़ा दुष्कर्म कर रहा था। वैसे वह सब करना मेरी उम्र की चंचलता थी और आज यह सब बातें समझ पाना मेरे चैतन्य की गंभीरता का सबूत था। यदि ठीक से समझा जाए तो मेरी शारीरिक उम्र भले ही 6-7 वर्ष ही थी, परंतु मेरी मानसिक उम्र तो 18 वर्ष थी। आप भूल गए क्या
मेरे मानस का जन्म तो तभी हो गया था जब नारद ने कंस को चेतावनी दी थी कि देवकी का 8वां बच्चा तेरा संहारक होगा। खैर, इधर दिन भर गोप गोपियों के साथ खेलते खेलते मुझे यह भी एहसास हो चला था कि यदि हम बाल गोप गोपियाँ खेल कूद के साथ साथ सबके कार्य में भी हाथ बटाना प्रारंभ करें तो इससे सबकी थकान काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। और फिर भले ही इससे गोकुलवासियों को अच्छा भोजन व अच्छे वस्त्र न मिल सके, लेकिन हमारे काम में हाथ बटाने से कम उन्हें विश्राम के 2 पल तो नसीब हो ही सकते हैं। यही क्या कम है। यूँ भी उम्र की नासमझी के चलते पहले ही माँ व गोपियों को काफ़ी सता चुका था। माखन व दही का अपव्यय कर गोकुल का भी काफ़ी अहित कर ही चुका था। अब समझदारी आने पर उनके सुख व आराम की चिंता करना मेरा कर्तव्य बनता था कि नहीं। दर्द मैंने दिया था तो स्वाभाविक तौर पर दवा भी मुझे ही करनी थी। बस यह शुभ विचार आते ही मैं दिन रात अपने इसी कर्तव्य को निभाने की फिक्र में डूबा रहने लगा। यानी खेल कूद वगैरह तो अब भी जारी था, लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे जहन में अपने कर्तव्य निभाने की एक फिक्र भी बनी रहती थी। ऐसे में एक दिन अचानक मुझे क्या सूझा कि मैंने 10 से 15 वर्ष के गोपों को एकत्रित किया, या यूँ कहूँ मैंने उनकी एक सभा रखी, क्योंकि मेरे लगातार के चिंतन ने मुझे अपने कर्तव्य निभाने हेतु एक से एक अद्भुत सुझाव पेश किए थे। अब सुझाव अपनी जगह थे, लेकिन कार्य तो मैं अकेला नहीं कर सकता था, वह तो सबको मिलकर ही करना था। इस छोटी सी उम्र में अपने से बड़े बाल वालों की सभा बुलाकर उन्हें संबोधित करना व अपने विचारों से उन्हें अवगत कराना कोई मजाक नहीं था। यह सिर्फ कृष्ण कर सकता था। निश्चित ही इसके लिए बड़े ऊंचे आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, और मुझमें तो आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। फिर भी सच कहूँ तो सभा प्रारंभ होने से पहले कुछ बेचैनी अवश्य पकड़ ली थी, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस छोटी सी यानी 7 वर्ष की उम्र में मैंने बड़े गोपों को न सिर्फ संबोधित किया, बल्कि अपने संबोधन से सबको अत्यधिक प्रभावित भी किया। मैंने अपने संबोधन में कहा, आप सभी अपने परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली मेहनत व उससे होने वाली थकान से तो परिचित ही होंगे। यदि न हो तो 2-4 दिन ध्यान से उनकी दिनचर्या देखें, स्वयं ही समझ जाएंगे। निश्चित ही हमारे परिवार ने तमाम विकट परिस्थितियों के बावजूद हमें अच्छे से पाला है। यही नहीं, अपनी हैसियत से बढ़कर हमें अच्छे वस्त्र व अच्छा भोजन दिया है। यानी हर तरीके से उन लोगों ने अपनी फर्ज बखूबी निभाया है। लेकिन क्या मालूम क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना फर्ज निभाने से चूक रहे हैं। अतः मेरी राय में तो हमें छोटी गोपियों को भी बछड़ों का ध्यान रखने, माखन दोहने व घर के रोजमर्रा के कार्यों में अपना हाथ बटाने हेतु समझाना चाहिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो हम छोटे गोप भाइयों को जंगल में ढोर चराने और लकड़ियों व फल फूल तोड़ लाने में बड़े गोप भाइयों की मदद करनी चाहिए। इस तरह हम न सिर्फ सबकी थकान कम कर सकते हैं, बल्कि रातों रात सबके प्यारे भी हो सकते हैं। वहीं इससे हमें अपना फर्ज निभाने का जो गर्व अनुभव होगा वह अलग। यह भी हो सकता है कि एक दिन हमारी मेहनत रंग लाए और भविष्य में अच्छे वस्त्र व बेहतर भोजन नसीब हो, क्योंकि हमारा जीवन ही मेहनत पर निर्भर है। और मेहनत का गणित यही कहता है कि जितनी मेहनत उतना श्रेष्ठ जीवन। मेरी बात 2 और 2 4 जैसी थी। शब्दों का चयन व भाषा की सरलता ऐसी थी कि मैं स्वयं अपने से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। मैंने इनकार या बहस की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी थी।
सब खुशी खुशी मेरी बात से सहमत हो गए। सहमत क्या हो गए, मारे खुशी के उछल ही पड़े। कामकाज करने के नाम से सभी इतने उत्साहित हो गए कि सबने मिलकर ना सिर्फ मेरी प्रशंसा की बल्कि मेरी जयकार भी बोल दी। एक तरीके से तो सबने मुझे अपना नेता ही मान लिया। कहा जा सकता है कि यहीं से मेरे जीवन में नेतागिरी का आगमन हुआ। मैं मन ही मन फूला नहीं समा रहा था, भीतर ही भीतर खूब उछल भी रहा था। फिर भी इस छोटी सी उम्र में चालबाजी देखो कि बाहर पूरी तरह सामान्य बना हुआ था, जैसे जयकार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बचपन से असली कलाकार हूँ ना। खैर होगा। असल बात यह कि सभा में लिए गए निर्णय से नंद जी व अन्य बुजुर्ग को मैंने ही अवगत कराया। साथ ही यशोदा को छोटी गोपियों को समझाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। यह सब तो ठीक, पर इधर हम कार्य में कितना हाथ बटा पाएंगे, इस बाबत तो सभी शंकित थे। लेकिन हमारे इस सकारात्मक विचार ने सभी को खुश जरूर कर दिया था। यूं भी बच्चे जिम्मेदार हो गए, यह सुनकर कौन माँ बाप खुश नहीं होंगे। बुजुर्ग ही क्यों, हमारे इस निर्णय से पूरा गांव आश्चर्यचंभित था, आश्चर्य मिश्रित खुशी में डूब गया था। और अपनी बात करूं तो मैं जो पहले से ही सबका लाडला था, ऊपर से इस निर्णय ने मुझे सबकी आंखों का तारा बना दिया था। वैसे खुश तो गोपियां भी बहुत थी, लेकिन उनकी खुशी का कारण बिल्कुल ही निराला था। हम काम करें या न करें, उन्हें तो बस इस बात का संतोष था कि कम से कम अब उन्हें सताया नहीं जाएगा। अब कारण चाहे जो हो, कम से कम वे खुश तो थी। अब मैंने तो यह नया वीड़ा उठाया ही सबके खुश करने को था। अच्छा था, शुरुआत गोपियों से ही हो गई थी। चलो यह सब तो ठीक, पर उधर उत्साहित मैं, भैया व अन्य ग्वाल बंधु बहुत सुबह ही गोपों के साथ निकल जाया करते थे। यही नहीं, गाय भैंसों को जाते व आते दोनों वक्त यमुना में पानी पिलाने का जिम्मा पहले दिन से ही हम लोगों ने अपने कंधों पर ले लिया था। कई बार तो गायें चराने हमें गोवर्धन तक भी जाना पड़ता था। देखा आपने, एक निर्णय से जीवन में कितना परिवर्तन आ गया था। जिस गोवर्धन को पहली बार देखने के लिए मुझे जमाने भर की नौटंकी करनी पड़ी थी, वहाँ जाना आना अब रोज का हो गया था। यह सब तो ठीक, पर मज़ा यह कि भले ही हम बड़े कार्यों में लग गए थे, पर थे तो हम बच्चे ही। बस बीच बीच में जब भी मौका मिलता हम बाल ग्वाल खेल कूद अवश्य लिया करते थे। कार्य बड़ा हाथ में लिया तो क्या कोई बचपना थोड़े ही छोड़ दिया था। खैर, इधर हमारे कार्य में लगने के तत्क्षण सुखद परिणाम भी आए। फल फूल व लकड़ियाँ पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा आने लगी, और जिसका हमारे जीवन पर पड़ रहा सीधा असर भी साफ दिखाई देने लगा। वहीं एक बात कहूँ तो पत्थर मार कर फल तोड़ने में हम सभी बाल ग्वालों को सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा था। यह जवाबदारी हमने स्वतः ही अपने कंधों पर उठा ली थी, और अब तो पत्थर मारकर फल तोड़ना इतना रसपूर्ण जान पड़ रहा था कि वह हमारे अब तक के सारे खेलों पर भी भारी पड़ने लगा था। सचमुच इस छोटी सी उम्र में हमें अनुभव हो गया था कि खेल कूद व नटखटपन से जो आनंद है, उससे कहीं ज़्यादा आनंद तो कर्तव्य निभाने में है। उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह कि अब हम सब अपने को कुछ विशिष्ट महसूस करने लगे थे। मन ही मन गौरवान्वित भी हो रहे थे। साथ ही बालकपन ऐसी थी कि थोड़ा तन के भी ऐसे चलना शुरू हो गए थे मानो पूरे गोकुल का बोझ हम ही उठा रहे हों। दूसरी तरफ हमारे गौरव की आग में घी का काम करते हुए पूरे गांव का हमारे प्रति
व्यवहार भी बड़ा सम्मानपूर्ण हो गया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस एक निर्णय से हमने अपना बचपन सार्थक कर लिया था, और उत्साह तो इतना कि सुबह होते ही सबसे पहले नहा धोकर हमारी बाल टोली ही प्रांगण में पहुंच जाया करती थी। खैर, यह नहीं था कि मैं कार्य पर लग गया था और मेरा विश्लेषण करना बंद हो गया था। नहीं, मैं अब भी जाते जाते हर वस्तु का विश्लेषण तो करता ही रहता था। कुछ ही दिनों के लगातार विश्लेषण से यह भी समझ आ गया कि गोकुल का जीवन पेड़ पौधों व जानवरों पर पूरी तरह से निर्भर है। मुझे यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि गोकुल के आसपास यमुना तक के सारे पेड़ सूख चुके हैं और उन पर अब फल आना बंद हो गए हैं। यही कारण था कि पिछले कई दिनों से न चाहते हुए भी हमें गाय भैंसों को घास चराने हेतु गोवर्धन तक ले ही जाना पड़ रहा था। इन तमाम बातों का सबसे दुखद पहलू यह था कि बावजूद इतनी कड़ी मेहनत के ना तो हमें भोजन के लिए अच्छे फल मिल रहे थे, ना ही गायों को आसानी से चारा नसीब हो रहा था। इसका अर्थ स्पष्ट था कि गोकुल अब हम ग्वालों के लायक नहीं बचा था। यूं भी एक सफल सभा को संबोधित करने के बाद मेरा उत्साह वह विश्वास तो अपनी चरम सीमा पर था ही। शायद यही कारण था कि मन गाँव वासियों पर किसी और नए चिंतन की धाक जमाने में मशगूल रहने लगा था। वैसे भी ग्वालों का तो इतिहास ही यह था कि उन्हें हर 20-25 वर्षों में स्थान परिवर्तन करना ही पड़ता था, क्योंकि इतने समय में वे आसपास के पानी और चारों ओर फैली हरियाली का इतना शोषण कर ही चुके होते थे। दूसरी दृष्टि से सोचा जाए तो यह उनके जीवन की एक दुखद मजबूरी थी जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता था। 100 बातों की एक बात यह कि काफ़ी चिंतन मनन के बाद मुझे गोकुल छोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई। वैसे यह समय की मांग थी, लेकिन सवाल यह था कि एक छोटे बालक द्वारा किए गए गहरे चिंतन व इतने श्रेष्ठ विश्लेषण को तवज्जो कौन देगा। यह सोच मैंने अपने गहरे विश्लेषण का प्रथम प्रयोग ग्वाल बालों पर ही करना उचित समझा। यूं भी सीधे बुजुर्गों से बात करने के बजाय पहले ग्वाल बालों से चर्चा करना, उन्हें विश्वास में लेना बेहतर था। ग्वाल बालों का क्या था, वे तो एक ही बार में मेरी पूरी बात समझ गए। वैसे भी आजकल तो मैं उनका मुखिया बन बैठा ही था, उन्हें तो मेरी बात समझनी ही थी। बस क्या था, इससे उत्साहित होकर मैंने नंद जी से गांव के बुजुर्गों व ग्वालों की एक सभा बुलवाने का निवेदन किया। नंद जी को सभा बुलवाने वाली बात समझ में नहीं आई। हालांकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैंने उन्हें सभा बुलवाने का कारण या मकसद तो बताया ही नहीं था। और मेरी बात करूं तो मैंने नंद जी से विस्तार से चर्चा करना इसलिए टाला था कि कहीं उन्हें बात नहीं जमी तो इस शानदार विचार पर ये यहीं पूर्ण विराम न लगा दे। वैसे एक बात और अच्छी हुई कि नंद जी ने साफ इनकार नहीं किया, बल्कि सभा बुलवाने के औचित्य पर गौर करने बैठ गए। यहीं मेरी जीत की नींव डल गई। उनके मनन में चंद बातों ने मेरे पक्ष में कार्य किया। जैसे छोटे ग्वाल बालों व गोपियों को काम पर लगाकर मैं स्वयं की प्रतिभा सिद्ध कर ही चुका था, और फिर कौन पिता अपने पुत्र के उत्साह के आरे आना चाहेगा। आखिरकार हर पहलू पर विचार करने के बाद नंद जी सभा बुलवाने हेतु राजी हो ही गए। निश्चित ही यह मेरी बड़ी जीत थी और इससे मैं काफ़ी उत्साहित हो उठा था, क्योंकि नंद जी द्वारा बिना कारण जाने सिर्फ मुझ पर विश्वास रखकर सभा बुलवाना कोई छोटी मोटी सफलता नहीं थी।
एक और बात थी, इतना बड़ा कार्य करने हेतु जो आत्मविश्वास आवश्यक होता है उसकी मुझ में कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, सभा की पूर्व रात्रि को मैं बिल्कुल नहीं सो पाया था। अब इतना तो चलता है, पहली बार बुजुर्गों के सामने अपनी बात रखने जो वाला था, और बात भी कोई ऐसी वैसी नहीं, सीधे गोकुल से अस्थाई स्थानांतरण की थी। अतः स्वाभाविक रूप से रात भर मेरे चिंतन में क्या कहना है, कैसे कहना, यही सब चलता रहा। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सभा को संबोधित करना कहीं अनुचित तो नहीं? गांव के बुजुर्ग पागल तो नहीं समझेंगे? यह तमाम उलझनें, ये सारा चिंतन इसलिए था कि अभी मेरी चेतना या मेरे आत्मविश्वास का कोई पूर्ण विकास तो हुआ नहीं था, और ना ही मेरा क्षणिक चैतन्य भी ठीक से जागृत हो पाया था। खैर, सभा में करीब करीब सभी बुजुर्ग व गोप बंधु हाजिर थे। कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारी बाल ग्वालों की पूरी टोली काफ़ी पहले ही वहाँ डटी हुई थी। सभी अति उत्साहित थे, क्योंकि उन्हीं के बीच का एक बालक इतनी बड़ी सभा को संबोधित करने जा रहा था। मैंने भी ग्वाल मित्रों का विश्वास नहीं तोड़ा, पूरे आत्मविश्वास से बोलने खड़ा हुआ। अच्छी बात यह थी कि संबोधन के वक्त तक मैं पूरी तरह सामान्य हो चुका था। मैंने अपने संबोधन में पूरे विश्वास से कहा कि गोकुल के मुखिया नंद जी व गोकुल के स्तंभ समान सभी बुजुर्गों का मैं अपनी बाल गोपों की टुकड़ी की ओर से अभिवादन करता हूँ। साथ ही हम अपने मार्गदर्शक गोप भाइयों का भी स्वागत करते हैं। यह सर्वविदित है कि हमारा जीवन हरियाली और पशुओं पर पूरी तरह निर्भर है। यह भी स्पष्ट है कि गोकुल के आसपास के सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं और हमें गाय भैंस चराने भी गोवर्धन तक जाना पड़ रहा है, और अब तो वहाँ की स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं है। वहाँ अब हमें ना तो अच्छे फल मिल रहे हैं और ना ही जानवरों को श्रेष्ठ चारा ही नसीब हो पा रहा है। साथ ही इतनी दूर से हम आवश्यक लकड़ियाँ व फल फूल तोड़कर लाने में भी असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि इतनी थकान के बाद इतना बोझा उठा पाना मुश्किल हो जाता है। अब तो परिस्थिति यहाँ तक बिगड़ गई है कि जंगली जानवर भी शायद भोजन के लिए हमारे ही गांव पर आश्रित हैं, और मेरी राय में यह खतरा कभी भी विकराल स्वरूप धारण कर सकता है। अतः सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए गोकुल का मोह छोड़ना ही श्रेष्ठ है। यदि हम किसी ऐसी जगह स्थानांतरण कर ले जिसके चारों ओर हरियाली हो, तो निश्चित ही हमें अपने पशुओं को चराने दूर नहीं ले जाना पड़ेगा। स्वाभाविक तौर पर इससे हमारी मेहनत भी आधी हो जाएगी और परिणाम स्वरूप हमारी थकान भी काफ़ी कम हो जाएगी। कहने की ज़रूरत नहीं कि थकान कम होने से हमारा जीवन स्तर भी सुधरेगा, और यह भी हो सकता है कि इससे हम राजमहल से ज़्यादा गाय भैंस मांगकर उन्हें पाल सकने की स्थिति में भी आ जाएं। दूसरी तरफ हमारे पशुओं को आसपास ही अच्छा चारा मिलने से उनकी भी थकान कम हो जाएगी, जिस कारण वे दूध भी ज़्यादा दे पाएंगे, और यदि वह जगह मथुरा के पास हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें अपना दही माखन बेचने हेतु भी ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना होगा। फलतः हमारा आराम भी बढ़ेगा व समृद्धि भी। हालांकि आप बुजुर्ग यह सब बातें हम बच्चों से बेहतर समझते हैं। हमने तो जो देखा समझा उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहा। अंतिम निर्णय तो आप लोगों को ही लेना है। हाँ, यदि हमने अपनी उम्र व समझ से बढ़कर बात कह दी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना कहकर मैं तो बैठ गया। भैया समेत सभी बाल ग्वालों की टोली ने तालियों से मेरा संबोधन का स्वागत किया। आश्चर्य सबके मुंह पर चिपक गया था।
आश्चर्यचकित तो मैं भी था कि इतना बड़ा संबोधन इतनी स्पष्टता से, वो भी बुजुर्गों के सामने और इतनी आसानी से। वाह कन्हैया वाह। उधर इस संबोधन के बाद ग्वाल बालों ने ही नहीं, बड़े गोपों ने भी मन ही मन मुझे अपना नेता मान लिया। तो मुझे कौन सा नेता बनने पर इतराज था? मुझे तो नेतागिरी में यूं ही मज़ा आ रहा था। खैर, यह तो मेरी बात हुई। आगे इसका दुखद पहलू यह कि मेरे संबोधन का सारा उत्साह सिर्फ हम तक सीमित रह गया था। बुजुर्गों में तो मेरी बात खत्म होते ही आपसी चर्चा का दौर चल पड़ा था। हालांकि मोटा मोटी तौर पर मेरी बात से तो सभी सहमत थे, लेकिन गोकुल छोड़कर जाना व कहाँ जाना, यह सब उन्हें इतना आसान नहीं लग रहा था। जाए तो कहाँ, यह उनकी प्रमुख समस्या बनी हुई थी। अंत में गोकुल छोड़ना इतना आसान नहीं, नई जगह बसना बच्चों का खेल नहीं। यही सब बातें प्रमुखता से उभर कर सामने आई। नतीजा हाल फिलहाल गोकुल में ही रहना तय हुआ। कोई बात नहीं, मेरी बात न मानी गई न सही, लेकिन मैं अपनी बात सबको समझाने में सफल हुआ। क्या यह कम था? यानी मुझे योजना के कार्यान्वित न हो पाने का कोई गम न था। उल्टा मुझे तो कर्म पूर्णता से कर पाया, इस बात का संतोष था। वहीं दूसरी ओर इस पूरे वाक़ये से इतना भी समझ आ ही रहा था कि बुजुर्गों की क्रियान्वयन शक्ति अति कमज़ोर होती है। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसी हजारों व्यर्थ की बातों में ही वे उलझ कर रह जाते हैं। होगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सो जल्द ही मैं तो यह सब बात भूल गया। लेकिन उधर कुदरत की करनी देखिए। इस बात को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि गोकुल पर अचानक जंगली भेड़ियों का आतंक छा गया। मुझे ऐसी किसी बात का अंदेशा पहले से ही था। मैंने अपने संबोधन में यह आशंका व्यक्त भी की थी। मैंने कहा भी था कि जंगलों में हरियाली कम हो जाने से वहाँ के जानवर गांव की तरफ स्थानांतरण कर सकते हैं। अब ऐसी हालत में जंगली जानवरों के भोजन के लिए गोकुल तक चले आए तो क्या आश्चर्य है? मेरी तारीफ करनी होगी कि यह संभावना मुझे स्पष्ट दिखाई दे गई थी। इस घटना से मैं इतना तो समझ चुका था कि यदि मनुष्य आने वाली मुसीबत को आने से पहले देख सके और समय रहते उससे बचने की ठीक योजना बना सके, व साथ ही यदि चुस्ती से उस पर अमल कर भी सके, तो वह जीवन की तमाम मुसीबतों से हमेशा के लिए बच सकता है। खैर, यह सब मेरी सोच थी, पर इधर मेरे इस सटीक चिंतन का यहाँ कोई असर नहीं पड़ रहा था। यहाँ तो मेरी दूरदृष्टि की पहले ही अवहेलना कर दी गई थी और अब उसका अंतिम परिणाम सभी भुगतना भी चालू हो गए थे। जी हाँ, यहाँ समस्या ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया था। देखते ही देखते इनका आतंक इतना छा गया कि ग्वालों ने इनके डर से पशु चराने जाना ही छोड़ दिया। इससे भोजन हेतु फल फूल आना स्वतः ही बंद हो गए। दूसरी ओर भयभीत गोपियों ने भी पानी भरने जाना बंद कर दिया, यानी भोजन पानी के पूरी तरह लाले पड़ गए। कुल मिलाकर इनके आतंकी उपद्रव ने हमारा जीवन नर्क कर दिया। यहाँ तक तो ठीक, पर आगे तो जंगल में पर्याप्त जानवरों के अभाव में ये जंगली भेड़िए आखिर बस्ती तक भी पहुँच ही गए। यही नहीं, देर रात्रि को 4-5 के झुंड में धावा बोलकर सफलतापूर्वक यहाँ से पालतू जानवर उठाकर ले जाने लगे। तीखे दांत वाले व काले डरावने मुंह वाले जानवरों का खून पीने के शौकीन ये जंगली भेड़िए चीर फाड़ कर पशुओं का मांस खाने वाले थे। अपनी प्राथमिक सफलता से उत्साहित होकर अब तो ये 10 के झुंड में आने लगे थे। गायों को तो ये एक ही पंजे में चीर खाते थे। तेज इतने थे कि पल भर में पूरा गांव तहस नहस कर पालतू जानवर
उठा ले जाते थे। इन जंगली भेड़ियों का झुंड आंधी की तरह आता था व तबाही मचाकर तूफान की तरह चला जाता था। कोई कुछ नहीं कर पाता। पूरा गोकुल इनके सामने निस्सहाय था। उनके आतंक के कारण एक ओर जहां हमारे भोजन पानी के लाले पड़े ही पड़े थे, वहीं दूसरी ओर अब तो हमारे प्यारे पालतू जानवरों की जान पर भी बन आई थी। और हद तो तब हो गई जब एक दिन ये भेड़िए एक बच्चे को ही उठा ले गए। एक छोटे बच्चे को उठाकर ले जाने से स्वाभाविक तौर पर पूरा गोकुल स्तब्ध रह गया। कई बुजुर्ग अब बड़बड़ाने भी लगे कि कन्हैया की बात पहले मान ली होती तो शायद ये दिन न देखने पड़ते। उधर दबाव में आए नंद जी ने आनन फानन में एक सभा बुलवाई और आखिरकार उसमें सर्वानुमति से स्थानांतरण करना तय कर लिया गया। आज स्थानांतरण का ही कोई विरोध न था, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा गंभीर सवाल मुंह फाड़े आ खड़ा हुआ था। आखिर स्थानांतरण किया कहाँ जाए, यानी प्रमुख प्रश्न अभी अपनी जगह यथावत था। एक बुजुर्ग ने कुछ सोचकर वृंदावन जाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार वृंदावन हरियाली प्रदेश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास है व पेड़ भी फलों से लदे पड़े हैं। यही नहीं, वहाँ का पानी भी बहुत मीठा है तथा यमुना किनारे ही बसा हुआ यह गांव गोवर्धन से घिरा होने की वजह से सुरक्षित भी है। बस क्या था, निर्णय की तीव्रता को देखते हुए तुरंत एक मत से वृंदावन जाने का प्रस्ताव पारित हो गया। साथ ही 2-4 दिनों में ही, यानी जल्द से जल्द स्थानांतरण करना भी तय हुआ। स्वाभाविक तौर पर इस निर्णय से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही हुई, क्योंकि यह मेरी जाति सफलता थी। वहीं कहने की ज़रूरत नहीं कि अनायास मिली इस जीत ने मुझे आत्मविश्वास के सर्वोच्च शिखर पर भी बैठा दिया। उत्साह से तो ऐसा भर गया मानो कोई कहे तो गोकुल के लिए आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊं। यह तो ठीक। उधर दूसरे दिन प्रातःकाल जब मेरी बाल टोली प्रांगण में एकत्रित हुई तो उत्साह उनके सबके चेहरे पर भी स्पष्ट झलक रहा था। कईयों का उत्साह स्थानांतरण के कारण था तो कईयों को जीत की खुशी थी। सभी एक दूसरे को बधाइयाँ भी दे रहे थे कि चलो आखिरकार बुजुर्गों को हमारी बात माननी ही पड़ी। हालांकि उनकी ऐसी सोच उनके सूक्ष्म अहंकार का प्रतीक थी और जिससे स्वाभाविक तौर पर मैंने अपनी दूरी बनाए रखी थी। उल्टा इसके विपरीत मेरा उत्साहित चिंतन गोकुल के हित में कुछ और करने को मचल रहा था। सच कहूँ तो इसी संदर्भ में मेरा मन एक कदम और आगे बढ़कर स्थानांतरण की काफ़ी कुछ जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की सोच रहा था। अब एक तो वृंदावन जाने के नाम से मैं वैसे ही उत्साहित था और ऊपर से यह शुभ विचार। बस इसी उत्साह से भरकर मैंने बाल ग्वालों को एक और संबोधन दे डाला। सच कहूँ तो मुझे अब बोलना, समझाना और संबोधित करना अच्छा लगने लगा था। यूँ भी सफलता मनुष्य का आत्मविश्वास तेजी से बढ़ाती ही है। शायद रोज रोज का मेरा यह संबोधन भी उसी बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक था। खैर, मेरे आज के संबोधन का सार था कि अब हम सिर्फ बाल ग्वाल नहीं रहे, अब हम समझदार भी हो गए हैं और समझ भी और सक्षम भी। लेकिन इस बात को सबकी निगाह में साबित करने हेतु हमें अपनी समझदारी व क्षमता का पक्का सबूत पूरे गांव को देना होगा। और इसके लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं पर भरोसा करना आवश्यक है। मुझे यकीन है कि हम स्थानांतरण की बहुत सी जवाबदारी उठाने में सक्षम हैं और यह जिम्मेवारी हमें उठानी ही चाहिए। मेरी दृष्टि में हाथ आया यह मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे भी जिम्मेदारी कोई देता नहीं है, वह तो स्वयं ही उठानी पड़ती है। बुजुर्ग तो हमें हमेशा बालक ही समझेंगे, लेकिन यह हम बालकों की जवाबदारी है
कि अपने कार्यों से उन्हें दिखा दे कि अब हम बालक नहीं रहे। अब मैं तो वैसे ही इन बाल ग्वालों का आदर्श मुखिया हो चुका था और उस पर लालच यह कि बड़ा बनने व बड़े दिखने का मौका भी मिल रहा था। ऐसे में अपने आदर्श मुखिया की बात तो सबको माननी ही थी। उत्साह भरपूर था, परंतु अब सवाल यह उठ खड़ा हुआ था कि वे कौन कौन सी जिम्मेदारी हैं जो हमारी बाल टोली उठा सकती है। वैसे इस बाबत मैंने पहले ही सोच रखा था। यह तो यूं ही बाल ग्वालों को दिमागी कसरत करने का मौका प्रदान कर पा रहा था। शायद इससे उनका चैतन्य भी जाग उठे और कुछ नहीं तो इससे अंत में उन पर मेरे चैतन्य की धाक तो जम ही जाएगी। जब काफ़ी देर तक कोई कुछ सोच समझ नहीं पाया तो मैंने ही थोड़ा तन के अपनी ओर से इस बात का निराकरण करते हुए कहा, सबसे पहले हम गांव के लोगों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर गिन लेते हैं, बुजुर्ग, जवान व बाल। उसके बाद जानवरों की गिनती कर लेते हैं और अंत में रथ व गारों की भी गिनती कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा यह कोई नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मेरा प्रभाव इतना था कि सब बाल ग्वाल तत्क्षण इस कार्य में जुट गए। छोटा सा गांव था, सब एक दूसरे को जानते ही थे। यह कार्य चंद घंटों में ही निबट गया। उधर हमारी तैयारियों से बेखबर गांव के बुजुर्ग भी नंद जी के नेतृत्व में अपनी अपनी तैयारियों में जुट ही गए थे। यही नहीं, इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए नंद जी के यहाँ बुजुर्गों की एक सभा भी आयोजित थी। यूं भी अब तक ये सारे कार्य यही लोग निपटाते आ रहे थे, लेकिन आश्चर्य इस बात का कि इस बार सभा में मुझे भी आमंत्रित किया गया था। यह इज्जत पाकर मैं तो धन्य हुआ जा रहा था। वहीं दूसरी दृष्टि से सोचूं तो इस इज्जत का मैं हकदार भी था। जब मैंने बाल ग्वालों को यह खबर दी तो सभी मारे उत्साह के चकरा गए। वे क्या चकरा तो मैं भी गया था। सच कहूँ तो मन ही मन फूला भी नहीं समा रहा था। फिर भी किसी तरह दिल का राज दिल में दबाए स्वयं को संभाले हुए था, क्योंकि मेरी दृष्टि में यह निमंत्रण उछलने की बजाय अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का एक अवसर था। ऐसे में होश गंवाकर हाथ आया यह मौका मैं व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता था। अतः मैंने बाल ग्वालों को भी होश न गंवाने की सलाह दी और साथ ही उन्हें अपने साथ ले जाना भी तय किया। दरअसल इस बहाने मैं उन्हें भी विकसित होने का अवसर प्रदान करना चाहता था। और जहाँ तक सभा में छाने का सवाल है तो उस बाबत मैं सारा चिंतन पहले ही कर चुका था। मैं अनायास मिले इस मौके की अहमियत जानता था। खैर, उधर बाल टुकड़ी को लेकर मैं समय से ही सभा में पहुंच गया था। कमाल यह कि निमंत्रण मुझे था और मैं ले सबको गया था। स्वाभाविक तौर पर हमारे इस तरह धावा बोलने से एक बार को सभी चौंक गए थे, लेकिन कम से कम अब हमारा उन पर इतना प्रभाव तो पड़ ही चुका था कि हमें वहाँ बैठने दिया जाए। इधर कहने की ज़रूरत नहीं कि सभा का प्रारंभ स्वाभाविक रूप से नंद जी के संबोधन से ही हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में स्थानांतरण हेतु कुछ सुझाव दिए, साथ ही बुजुर्गों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए। काफ़ी देर तक मैं उनकी चर्चाएं सुनता रहा, पर दुखद बात यह थी कि आदत से लाचार वे सभी अपने पुराने ढर्रे से ही सोच रहे थे। उनके किसी सुझाव में कोई नयापन नहीं था। आखिरकार मुझसे नहीं रहा गया। मैंने नंद जी से कुछ कहने की इजाज़त मांगी।
यूं भी मैं इस बाबत पूरा सोच विचार कर ही सभा में गया था और फिर वैसे इजाज़त मांगना एक औपचारिकता मात्र था। मैंने चंद काम ही ऐसे किए थे कि मेरे संबोधन का इंतजार हो। बस मैंने अपने स्थान से खड़े होते हुए पूरे आत्मविश्वास से अपना संबोधन प्रारंभ किया। चंद प्रारंभिक औपचारिकताएं निभाकर मैंने सीधे मुख्य बिंदु पर आना अच्छा समझा। मैंने कहा, स्थानांतरण को ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही पूरे गांव को 3 हिस्सों में बांटकर गिनती कर ली है। यही नहीं, हमने अपनी गायें भैंसें भी गिन ली है और साथ ही हमारे पास उपलब्ध बैलगाड़ी व रथ भी हम गिन ही चुके हैं। मुझे मालूम था कि इतना कहते ही सभी बुजुर्ग तुरंत हमसे प्रभावित हो जाएंगे और हमारी निपटाई यह गिनती उन्हें हमें गंभीरता से लेने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि बात कही जाए और उसे कोई ध्यान से न सुने या बात को महत्व न देने की मानसिकता से सुने तो कहना ही व्यर्थ हो जाता है। अतः प्रारंभ हमेशा जोरदार होना चाहिए। प्रारंभ मेरा जोरदार था ही और इसका इच्छित परिणाम भी आया। सभी मुझे ध्यान से सुनने को बेताब नजर आने लगे। इधर अपनी प्रथम सफलता से उत्साहित होकर मैंने तुरंत आगे कहना शुरू किया। मैंने कहा, सफल स्थानांतरण का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा सामान के साथ कम से कम कष्ट उठाकर सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचा जाए। अतः स्थानांतरण को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा जा सकता है। सामान बांधना व उन्हें चढ़ाना प्रथम कार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल रास्ते में सुरक्षा का आता है और तीसरा कार्य है यात्रा के दरमियान उचित भोजन की व्यवस्था करना। हमें यकीन है कि हमारी बाल टुकड़ी यह तीनों कार्य करने में सक्षम है। अतः मेरा निवेदन है कि हमें यह कार्य संभालने की इजाज़त देकर कुछ कर दिखाने का मौका दिया जाए। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि इस बार बुजुर्ग सिर्फ आराम करें व हमारा मार्गदर्शन करें। आश्चर्य था, इतने स्पष्ट विश्लेषण के बावजूद नंद जी समेत कोई भी बुजुर्ग आसानी से इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमें सौंपने हेतु तैयार नजर नहीं आ रहा था। पहले मैं कहाँ हताश होने वाला में से था। मैंने जिद कर उन्हें अपनी योजना विस्तार से सुनने पर मजबूर किया। शायद इसके बाद उनका फैसला बदल जाए। बस मैंने अपनी योजना विस्तार से सुनाते हुए कहा, हमारी गिनती के अनुसार हमारे पास जो बैलगाड़ियां हैं वह बुजुर्ग आराम से बैठे बैठे यात्रा कर सकें, इसके लिए पर्याप्त है। यही नहीं, हमारे आकलन अनुसार उसके बाद भी हमारे पास 4 बैलगाड़ियां बच जाती हैं, जिसमें से 2 में सामान व 2 में गोपियां बारी बारी से बैठकर जा सकती हैं। इसके अलावा हमारी योजना अनुसार हमारे पास जो 4 रथ हैं उसमें से 2 में हम हथियार व 2 में कुछ भोजन सामग्री रख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से बाकी बचे हुए सामान व बोझ पशुओं को उठाना होगा। साथ ही हमने यह भी तय किया है कि पूरी यात्रा के दरमियान हमारी बाल टोली व जवान गोपों की टोली पैदल ही चलेगी। यही नहीं, सामान बांधने से लेकर रास्ते में भोजन व्यवस्था की सारी जिम्मेवारी हम अपने सर लेते हैं। और जहाँ तक सुरक्षा व रात्रि विश्राम के स्थान के चयन का सवाल है तो निश्चित ही वह जिम्मेवारी वयस्क गोपों को उठानी होगी, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उठाने में अभी हम असक्षम हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि योजना अपने आप में पूर्ण व व्यवहारिक थी और शुक्र था कि अंत में नंद जी समेत सभी बुजुर्ग परियोजना अपने प्रभाव का सिक्का जमाने में कामयाब रही। निश्चित ही यात्रा आराम से कटेगी। इससे कहीं ज़्यादा खुशी उन्हें इस बात की थी कि बच्चों ने आगे बढ़कर जवाबदारी उठाई थी। वैसे भी एक माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी ही यह होती है कि उनके बच्चे जवाबदार हो जाएं
और जवाबदार हो गए, और वो भी ऐसे कि जवाबदारी उठाने की इजाज़त मिलते ही उत्साहित हम लोगों ने बिना समय व्यतीत किए घर के बर्तन, वस्त्र, लकड़ियाँ, भोजन इत्यादि सभी सामान बांधना शुरू कर दिए। अगले 2 दिनों में ही यह कार्य निपटा लिया गया। उधर बड़े गोप भाइयों ने भी इस दरमियान सारी बैलगाड़ियां व रथ ठीक कर दिए, यानी उन्हें लंबी यात्रा के लायक बना दिए गए। कुल मिलाकर सारी तैयारियां समय रहते हो गई थी। कल प्रातः काल हमें निकलना था। ऐसे में आज की रात कोई ढिलाई बरतने का सवाल ही नहीं था। हम सबने मिलकर यात्रा की रात से ही प्रांगण में सारे पशु व सामान लाकर रखना प्रारंभ कर दिया था। बैलगाड़ियां व रथ भी समय रहते प्रांगण में पहुंचा दिए गए थे। देखते ही देखते उन पर पूरा सामान भी लाद दिया गया था। उधर गोपों द्वारा सारे हथियार भी चमका दिए गए थे। अब कारवां को जंगली जानवरों व लुटेरों दोनों से सुरक्षित रखकर वृंदावन पहुंचाना भी तो था। निश्चित ही यह कयामत की रात थी। उस रात बड़ा या छोटा कोई ग्वाला नहीं सोया था। कहने की ज़रूरत नहीं कि सुबह होते होते सारी तैयारियां हो चुकी थी और सूर्योदय होते होते तो बुजुर्ग व गोपियां भी आना शुरू कर दिए थे। बुजुर्ग तो तैयारी देखकर ही चकरा गए थे। उन्हें चकराना ही था, क्योंकि हमारी तैयारी सचमुच लाजवाब थी। शायद अनुभव के बावजूद भी वे लोग इतनी व्यवस्थित तैयारियां न करवा पाते। छोड़ो इस बात को, यह समय कोई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का नहीं था। अभी तो हजारों काम आगे मुंह फाड़े खड़े थे। सो आगे की दास्तान सुनाऊं तो सुबह होते होते पूरा गांव प्रांगण में एकत्रित हो चुका था। क्योंकि तैयारियां अपने आप में पूर्ण थी, अतः यात्रा प्रारंभ करने में कोई बाधा न थी। गोप गोपिकाओं का उत्साह देखते ही बनता था, परंतु इनके विपरीत बुजुर्ग कुछ असमंजस में थे। दरअसल वे खुश भी थे व दुखी भी। स्वाभाविक तौर पर खुशी बेहतर जगह जाने की थी और दुख गोकुल से बिछड़ने का था। खैर, हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। आगे व पीछे हथियारों से भरा रथ चल रहा था। बीच में गारे थे व साथ में 2 अन्य रथ चल रहे थे, जिनमें भोजन सामग्री रखी हुई थी। बैलगाड़ियों के दोनों तरफ जानवर चल रहे थे। हालांकि कुछ पशु कारवां के आगे भी पीछे भी चल रहे थे, और कहने की ज़रूरत नहीं कि सबसे आगे नाचते कूदते हम बाल ग्वालों की टोली चल रही थी, और वह भी ऐसे जैसे मानो हमारी बारात निकल रही हो। अब बारात न सही, पर हमारी बुद्धि व कर्म की विजय यात्रा तो थी। उधर जैसे ही हमारा कारवां यमुना नदी के निकट पहुंचा, सभी बुजुर्ग भावुक हो गए। फलस्वरूप न चाहते हुए भी हमें यात्रा का पहला पड़ाव यहीं लेना पड़ा। निश्चित ही हमारा यह रुकना ज़रूरत कम व भावनात्मक ज़्यादा था। बुजुर्ग अपनी भावनाओं को बिल्कुल नहीं दबा पा रहे थे। सच कहूँ तो वे कुछ ज़्यादा ही भावुक हो उठे थे, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी छलक आई थी। वैसे यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि उनका गोकुल से संबंध काफ़ी पुराना था। खैर, कुछ देर के भावनात्मक विश्राम के बाद हमारा कारवां एक बार फिर चल पड़ा था। मज़े की बात यह कि बुजुर्ग यमुना तो छोड़ चुके थे, पर यमुना से बिछड़ने का गम उनके मानस पर अब भी साफ नज़र आ रहा था। दूसरी ओर हमें गोकुल छोड़ने का कोई रंज नहीं था, तो गोकुल से हमारी रिश्ता ही कितनी पुरानी थी। और फिर मिलने बिछड़ने का दर्द समझने की हमारी उम्र भी कहाँ थी। उल्टा हम तो अलमस्त थे कि नई जगह बसने को मिलने वाली है, और जवाबदारी तो ऐसी सर पे चढ़कर बोल रही थी कि जहाँ भी रास्ते में अच्छे फल दिखते, हमारी टोली उन फलों को तोड़ने में व्यस्त हो जाती। फिर खाते खाते उन्हें बुजुर्गों व गोपियों में बांटते भी रहते।
इतना कहाँ, इतना बड़ा कारवां, इतने लोग सचमुच देखते ही बनता था। हमारी यात्रा का पहला दिन बहुत शानदार बीता। गोपों ने रात्रि पड़ाव की व्यवस्था भी अच्छे की थी। इसके पश्चात तो एक सिलसिला चल पड़ा। दिन में पहला पड़ाव किसी तालाब या नदी के किनारे डालते थे, जिससे सभी सुस्ता भी ले व शांति से भोजन भी कर ले, और फिर संध्या होते होते अंतिम पड़ाव ले लेते थे, जिसमें स्थान का सुरक्षित होना प्राथमिकता होती थी। हम बाल ग्वाले ही नहीं, गोप गोपिकाएं भी इतने उत्साह में थे कि किसी को यात्रा की थकान महसूस नहीं हो रही थी। इस बात का सबूत यह कि रोज रात्रि भोजन के बाद गोपियों का नाच गान हो ही रहा था। कभी कभार मैं भी मारे खुशी के उनके साथ नृत्य करने पहुंच जाया करता था। मेरे जाते ही सब मुझे घेर लेती, जिससे दृश्य और भी सुहावना हो जाता। चारों तरफ गोपियाँ, बीच में कन्हैया। हमारा नृत्य भी कमाल था। ना सिर्फ सबको आनंद दे रहा था, बल्कि सबकी दिन भर की थकान मिटाने में सहयोग भी कर रहा था। सच कहूँ तो दिन भर चलने की थकान के बावजूद गोकुल के एक रस जीवन से छुटकारा पाना हमको विशेष आनंदित किए हुए था। व्यवस्था इतनी शानदार थी कि न तो किसी को थकान हो रही थी, ना ही भोजन आदि की कोई समस्या आ रही थी, और ना ही आनंद उत्सव की कमी खल रही थी। हाँ, जंगली जानवरों से लगातार भिड़ना अवश्य पड़ रहा था, पर यह कोई खास बात नहीं थी। हम ग्वालों के लिए तो यह रोज़मर्रा की बात थी। होगा, अभी तो करीब 8 दिन की यात्रा के बाद हमारा कारवां वृंदावन पहुंच गया। कारवां के सफलतापूर्वक वृंदावन पहुंचने के साथ ही कारा में पैदा होने वाला यह लाचार कान्हा सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में गोप टोली का नेता कृष्ण हो चुका था, और हम सभी अब गोकुलवासी की जगह वृंदावनवासी हो चुके थे। बुजुर्गों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा स्थानांतरण इतनी आसानी से कैसे निपट भी सकता है। इससे महत्वपूर्ण बात यह कि इस सफल यात्रा के बाद मेरा कद काफ़ी बड़ा हो गया था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।